जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जो हमारी ये सर्व ज्ञान की सीरीज है उसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक आधार बनाते हैं और उसी आधार पे आपको बताते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफी बार देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। तो देखिए ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है, 5 मार्क्स में पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया था कि जो कुछ एक्ट्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट दे रखा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट दे रखा है, तो इस तरह से कुछ एक्ट्स आपको दे रखे हैं और ये कहा गया है कि आपने क्या करना है कि 40 वर्ड्स में इन एक्ट्स को समझाना है, ठीक है, ब्रीफ करना है इसका। 40 वर्ड्स लिमिट दी है इन्होंने। तो यहाँ पर 2 बातें आपने याद रखनी है कि पहली बात, आपने शब्दों का ध्यान रखना है, 40 वर्ड्स में इनको समझाना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा लिख दिया, क्योंकि जब भी हम अधिनियम के बारे में लिखना शुरू करते हैं तो अगर आपको उस अधिनियम से संबंधित जो जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो अगर आपको पता है तो आप लिखते जाते हैं, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश करिएगा कि शब्दों में सीमा बना के रखें, जो दी गई है उन्हीं शब्दों में रहिए। दूसरा, इसमें अगर आपको अधिनियम से संबंधित कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि ये लीगल लैंग्वेज हो जाती है, तो अगर इसमें आपको उस अधिनियम से संबंधित नहीं आता तो बेहतर यह है आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उसे अटेम्प्ट मत करिए, आता है तभी अटेम्प्ट करिए, अपने मन से कुछ मत लिखिए। नेक्स्ट, जो एक और महत्वपूर्ण जो बात है जो आपके समक्ष में रखना चाहता हूं, कोशिश ये करिए कि जिस वर्ष आप पेपर देने जा रहे हैं, जैसे कि 2023 में आप पेपर देने जा रहे हैं फॉर एन एग्जांपल अगस्त के महीने में, तो पिछला जो 1 साल है अगस्त 2022 से कोई भी अधिनियम बने हैं या किसी महत्वपूर्ण अधिनियम में कुछ परिवर्तन हुए हैं, संशोधन हुआ है, तो उन्हीं अधिनियमों से ये वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 जो अधिनियम है ये आपसे पूछे गए हैं। तो 5 के 5 डिस्कस अगर मैं करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसमें से मैं 3-4 जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है और समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि ये अधिनियम से संबंधित जो नियम है वो आप तक स्पष्ट हो पाए, राइट। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे पॉक्सो से, और पॉक्सो जो अधिनियम है ये 2012 का है। तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है, एक सेकंड, पहला पॉइंट आपने याद रखना है, ये वर्ष। अधिनियम से संबंधित आपने जो वर्ष है वो जरूर लिखने चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे जो दिया गया प्रश्न है उसमें उन्होंने अधिनियम के आगे जो वर्ष है वो नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि जो एस्पिरेंट है वो वर्ष खुद लिखेंगे। तो जहां आपने ऐसे स्टार्टिंग में ये मेंशन कर दिया कि ये अधिनियम इस वर्ष में अधिनियम बना था, तो आपका एक वेटेज बढ़ता है, यहीं से पहला इंप्रेशन पड़ता है। तो जो भी अधिनियम आपको समझाने होंगे तो उसके वर्ष जरूर आपने मेंशन करने हैं। तभी मैंने कहा अगर आपको वो अधिनियम आता है तभी उसे अटेम्प्ट करिए, अन्यथा ना करें। तो यहां पर है पॉक्सो के बारे में। तो पॉक्सो का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, राइट साइड पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें ज्यादातर जो बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं बच्चों से संबंधित, उन अपराधों के खिलाफ ये कानून काम करता है, ये अधिनियम माफ कीजिएगा, ये अधिनियम काम करता है। तो मैंने हमेशा बताया है कि अधिनियम और कानून में क्या फर्क है। जब अधिनियम जिस तारीख से लागू हो जाता है वो कानून की श्रेणी में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक ही बात है, राइट। अब यहां पर देखिए, जो पॉक्सो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ऐसे होते हैं जहां पर काफी धाराएं होती हैं, क्योंकि ये अधिनियम ऐसे होते हैं जो जितनी भी अपराध बच्चों से संबंधित होंगे वो सारे के सारे जो घटनाएं हैं जो हो सकता है वो सारे के सारे नियम इसमें होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब है कि काफी विस्तार पूर्वक इसमें बातें होती है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और यहां पर आप देखेंगे इसमें ये संरक्षण देता है किस किस पे, माफ कीजिएगा, बच्चों को संरक्षण देता है जो बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है उससे, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उससे, और जो पोर्नोग्राफी होती है उससे, राइट। वाइल सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एट द एवरी स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। अब देखिए, इसको समझिए। देखिए, जब बच्चों के साथ अपराध हो रहा है तो अपराध हो सकता है बच्चे ने ही किया है या हो सकता है बड़े ने किया है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, पहली कंडीशन लेते हैं और यहां पर दूसरी कंडीशन लेते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन में हम ले रहे हैं कि दोनों तरफ बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चा है ये भी बच्चा है, राइट। यानी कि अपराध करने वाला भी बच्चा, ये इसे हम मानते हैं, ऐसे मैं एरो से ये दर्शा रहा हूं कि ये जो मिस्टर एक्स है ये बच्चा है, चाइल्ड एक्स है, उसने चाइल्ड वाई के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिया है, ठीक है, वाई के साथ। तो इमेजिन करते हैं दोनों ही माइनर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए प्रक्रिया होती है।
जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ भी सब कुछ पूछा जाता है। एक प्रक्रिया बताई गई है आईपीसी में, इस तरह से आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी। पुलिस वाले इस तरह से पूछताछ करेंगे और वही जिसने किया है जब तक उस पर आरोप है, आरोप सिद्ध होने तक उसमें भी प्रक्रिया की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं जो बड़े लोगों के लिए होती है, जो वयस्क होते हैं, उस तरह की हार्श यानी कि कठोर प्रक्रिया नहीं होती है। यानी कि इस बात का ध्यान दिया जाता है कि दोनों ही बच्चे हैं, तो जो प्रक्रिया है उसको उतना कठोर नहीं बनाया जाता है, राइट। और वहीं पर जो दूसरी कंडीशन है, इसमें मैं लिख रहा हूं एक कोई मेजर है, मेजर मतलब जो बालिग है एक, और उसने अपराध कर दिया है एक माइनर के साथ, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो संरक्षण मिलता है वो केवल माइनर को मिलता है, मेजर को नहीं मिलता, क्योंकि मेजर तो वयस्क है, उसको तो और ज्यादा कठोरता मिलेगी ऐसे अपराधों में, क्योंकि वो बालिग है भैया, है ना। तो यहाँ पर जो संरक्षण, जो एक रियायत बढ़ती जाएगी वो माइनर पे ही होगी, जो एक कठोरता कम की जाएगी वो माइनर के ही उस माइनर के आधार पे ही की जाएगी, राइट। तो यहाँ पर दोनों के साथ जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाएगा और इसमें केवल माइनर के साथ। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे यहाँ पर क्या बात लिखी है, राइट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो ये जो कानूनी भाषा, जो जटिल भाषा होती है उसको सरल करने की, राइट, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप मीन्स कर पाते हैं, राइट। आगे देखते हैं, इट प्रोवाइड फॉर द इनकॉर्पोरेटिंग चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म, ये मैंने बता दिया। मतलब इसमें ये ध्यान दिया गया है जो कानूनी प्रक्रिया जो हो रही है उसमें जो वातावरण है वो ऐसा बनाया जाए कि बच्चे कहीं ना कहीं दहशत में ना आए, क्योंकि जिसके साथ अपराध हुआ है बच्चे के वो ऑलरेडी दहशत में है, और जिस बच्चे ने किया है, अब देखिए बच्चा ही है, छोटा ही होता है, कभी कभी हो जाता है, तो वो ऑलरेडी दहशत में है। तो ध्यान ये दिया जाता है जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाए, राइट। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्पीडी ट्रायल होता है, कि जब तक किसी अपराधी पे ट्रायल चल रहा होता है तो वो बड़े खौफ में होता है, ठीक है। तो अगर वो ट्रायल 3 साल तक चलेगा तो ये भी देखा जाता है कि अपराधी जो होते हैं सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये ध्यान दिया जा रहा है कि स्पीडी ट्रायल फटाफट हो जाए, कि फटाफट जो ट्रायल है वो हो जाए और जो भी है, जो भी निर्णय है वो फटाफट लिया जाए। और आगे क्या है कि इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे आप सरकारी वकील कहते हैं आमतौर पर, तो एक विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया जाता है जो इसमें एक्सपर्ट होता है, और एक स्पेशल कोर्ट इसमें दी जाती है, क्योंकि अगर हम किसी ऐसे न्यायालय के पास जाए जो ऑलरेडी इतना बिजी है तो वो तो डेट ही नहीं दे पाएगा ना। तो इस तरह के केसों के लिए, जो पॉक्सो से संबंधित जो अपराध होते हैं, उसके लिए एक अलग से एक सरकारी वकील होता है और अलग से एक न्यायपालिका होती है, क्योंकि अगर दोनों होंगे और दोनों सही समय पे अवेलेबल होंगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रायल है वो स्पीडी हो जाएगा, राइट। तो इस बात का ध्यान दिया गया है। अब देखिए, जो एक्ट है प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट विच हैव बीन ग्रेडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉक्सो है, अगर अभी हमने कहा कि इसमें बच्चों को रियायत दी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। अगर दोष सिद्ध हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कन्विक्शन कहते हैं, यानी कि अगर अपराध किसी नाबालिग ने ही किया है तो जितना संकीर्ण उस नाबालिग ने अपराध किया है उतना ही उतनी ही कठोर सजा उसे मिलती है, राइट। अब इसमें प्रश्न है, क्या सर किसी नाबालिग को फांसी की सजा दी जा सकती है? तो जब 2012 में लाया गया था तो इसमें कोई फांसी का प्रावधान नहीं था नाबालिग के लिए, परंतु अभी संशोधन आप देखेंगे, इसमें संशोधन हुआ तो उसमें अब फांसी का भी प्रावधान आ गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2013 का जो निर्भय कांड था उसमें जो मुख्य आरोपी था वो एक नाबालिग था, ठीक है। तो वर्तमान में हम कहेंगे कि पॉक्सो में अब कहीं ना कहीं क्या है, प्राण दंड का भी प्रावधान है। आगे देखते हैं, जो पॉक्सो है ये कॉम्प्रिहेंसिव है और ये सेफगार्ड करता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, एक विधेयक लाया गया है 2019 में पॉक्सो से संबंधित। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या है कि इसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर क्राइम अगेंस्ट माइनर इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी, ये मैंने बताया ना, 2019 में एक विधेयक लाया गया है और जिसमें ये प्रावधान रखा गया है कि जो चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, अगर उसने बहुत गलत काम किया है किसी नाबालिग के साथ या किसी बालिग के साथ, अगर वो नाबालिग है, अपराधी अगर नाबालिग है और वो बहुत मतलब एक संकीर्ण जुर्म उसने किया है, तो उसको प्राण दंड का प्रावधान है इस विधेयक में, ठीक है। अब याद रखेंगे, यहाँ पर मैंने बिल लिखा है, ये विधेयक है, अभी पारित नहीं हुआ है, तो ये अभी प्रावधान है। अभी जब ये पारित हो जाएगा तो ये विधेयक बन जाएगा, तब ये कहीं ना कहीं पॉक्सो के तहत प्राण दंड दिया जा सकता है। ये खाली एक प्रस्ताव है, आप जानते हैं
पहले विधेयक आता है, विधेयक जब पारित हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, ये पॉक्सो से संबंधित कुछ नियम थे, और इतने नियम अगर एक किस्मत अच्छी रहती है हमारे एस्पिरेंट की कि दोबारा से पॉक्सो पूछ लिया जाए, तो मुझे उम्मीद है जितनी भी बातें मैंने बताई हैं आप इतनी बातें समझकर एक अच्छा खासा 40 शब्दों का दोबारा से एक अधिनियम के बारे में लिख पाएंगे। 2012 याद रखेंगे पॉक्सो के बारे में, ठीक है, और 2019 का जो विधेयक है, जो बिल है, वो लाया गया है जिसके तहत प्राणदंड दिए जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2015, ठीक है। पॉक्सो भी कहीं ना कहीं जुवेनाइल से ही डील करता है, क्योंकि जुवेनाइल मतलब क्या है, जुवेनाइल मतलब है माइनर, 18 से कम। परंतु पॉक्सो में ऐसा भी होता है कि जैसे अपराधी अगर बड़ा है, बालिग है, और उसने किसी नाबालिग के साथ कुछ गलत कर दिया, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिया, मानते हैं कोई व्यक्ति है बहुत बड़ा, उसने कोई छोटी बच्ची के साथ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिया उसका, तो जो बड़ा व्यक्ति है वो भी पॉक्सो के तहत आ जाता है, वो जुवेनाइल में नहीं आएगा। परंतु अपराध करने वाला अगर जुवेनाइल है, अपराध करने वाला जुवेनाइल है, तो उसको क्या करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि वो जुवेनाइल है ना, अपराध करने वाला। पॉक्सो भी लगेगा उसमें, परंतु पॉक्सो में बालिग भी आ जाता है, बालिग, राइट, ये बात याद रखेंगे। देखिए जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2013 का, इसको 2 चरणों में विभाजित किया गया है, ठीक है, 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो देखिए इस अधिनियम में जो 2 भाग हैं, पहला है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और दूसरा है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इसको एक उदाहरण से मैं बताता हूँ। जैसे आपको पता ही है, जो हमारे वहाँ प्रोस्टिट्यूशन है, जो वेश्यावृत्ति है, उसमें जो छोटी बालिकाएं होती हैं उनको बुला लिया जाता है, और उनको कहीं ना कहीं जो जहाँ पर ये वेश्यावृत्ति होती है वहां पर उनको रख दिया जाता है, जिससे कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो उनको इसी धंधे में धकेल दिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे, ऐसे जो जुवेनाइल है, वो ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर उनका विकास तो कहीं से होगा ही नहीं, और उनके जो प्राण है उन पे भी खतरा रहता है। तो पहली कंडीशन ये हो गई, यानी कि ऐसी परिस्थिति। दूसरा है आपका जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि जो नाबालिग है उसने कहीं ना कहीं अनजाने में या जानबूझकर क्या कर दिया, अपराध कर दिया है। अब जहां उसने अपराध कर दिया है तो वो कहीं ना कहीं किससे उसकी टक्कर हो जाएगी, कानून से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपराध जैसे आप करते हैं तो आपका अनुच्छेद 21 चला जाता है, फिर आप कानून के कटघरे में आ जाते हैं। तो ये 2 चरण हो गए, ठीक है। एक चरण ऐसा जहां पर माहौल खराब मिल रहा है, जो वेश्यावृत्ति वाला मैंने आपको उदाहरण दिया, और दूसरा ऐसा जिसमें कहीं ना कहीं जो जुवेनाइल है उसने जानबूझकर या अनजाने में अपराध कर दिया है, और वो कहीं ना कहीं अब कानून के दायरे में आ चुका है, राइट। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ये जो जुवेनाइल एक्ट है, ये दो जो श्रेणी मैंने बताई वो आपने याद रखनी है। आगे क्या है, यहाँ पर जो जेजे एक्ट है, इसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को जेजे एक्ट भी कहते हैं। जो जेजे एक्ट है 2015 का, वहां पर यह बात की है कि 2 सेपरेट अथॉरिटी भी बनाए जाए, ठीक है। अथॉरिटी यानी कि जो प्राधिकरण होते हैं, यानी कि जो एक तरह का जो संस्थान है वो बनाया जाए। तो देखिए 2 अथॉरिटी बनानी है। तो पहली उसके लिए, जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया था, जो एक बालिका का दिया था जो वेश्यावृत्ति में फंस गई है, तो उसके लिए उन जैसे बच्चे जो हालात में मजबूर है उनके लिए बनाया जाए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ठीक है। एक प्राधिकरण क्या बनाया जाए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। और मैंने एक बताया था जिसमें जो जुवेनाइल है, जो नाबालिग है, उसने अपराध कर दिया है, तो उनके लिए बनाया जाए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, क्योंकि 2 चरण में विभाजित किया गया है और दोनों चरण को अलग अलग प्राधिकरण देखेगा, अलग अलग अथॉरिटी देखेगी, ठीक है। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है, ये बात आपने याद रखना है। अब जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जो भी मैंने बताया आपको, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऐसे नाबालिग के लिए जो अपराध कर लेता है, तो उसके लिए क्या है, जो बोर्ड है उसमें जो मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैव बीन गिवन मैजिस्टेरियल पावर। देखिए जो बोर्ड के सदस्य होंगे उनको कहीं ना कहीं एक मैजिस्टेरियल पावर दी जाएगी। अब मैजिस्टेरियल पावर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ये जो बात है, ये जैसे आप समझ लीजिए जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, मैजिस्ट्रेट है ना, क्योंकि उसके पास जो सीआरपीसी होती है उसकी कुछ धाराएं इस्तेमाल करने का उसे कहीं ना कहीं अधिकार होता है। तो कहा जा रहा है जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ धाराएं होनी चाहिए जिसका वो इस्तेमाल कर सकें, और अपने दायरे में वो कहीं ना कहीं जो ये जुवेनाइल है
जो अपराध कर चुका है उसको कहीं ना कहीं दंडित भी कर पाए और कहीं ना कहीं उसको सही राह पे भी लाया जा सके। देखिए, हमारे भारत में जो कानून का एक मूल सिद्धांत है वो ये नहीं है कि जो अपराध है उसको कहीं ना कहीं जो जिसके द्वारा किया गया है, यानी कि जो अपराधी है, उसको प्राथमिकता सजा देने में है। हमारे वहां ये है कि प्राथमिकता है उसको सुधारने में, ना कि सजा देने में। जब वो नहीं सुधर रहा है तब सजा दी जाती है। ठीक है, अगर मैं प्राण दंड की बात करूं, कि ऐसा नहीं है कि प्राण दंड ही दिया जाएगा सबको, पहले कोशिश है कि वो सुधरे, राइट। इसीलिए हमारे वहां कहते हैं कि कानून में देरी है। ठीक है, रिकॉग्निशन टू एनजीओ। अब आगे क्या है, ये जो एक्ट है, जो जेजे एक्ट है 2015 का, वो कहता है कि कहीं ना कहीं जो एनजीओ है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, मतलब उसको कहीं ना कहीं मान्यता दी जाए। ठीक है, एनजीओ को। अब क्या है, द सोशल वर्कर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एनजीओज हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन दैट द एक्ट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखिए क्या होता है ना, कुछ एनजीओज काम करते हैं ऐसे ही, मतलब बच्चों के साथ जिनके साथ गलत हो जाता है इस तरह से, राइट। तो जो एनजीओ होते हैं वो पहले तो ऐसा होता है वॉलंटरी, उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने स्वतंत्र होके अपने द्वारा एक एनजीओ बनाते हैं और खुद ही उसकी फंडिंग करके समाज के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इस जो जेजे एक्ट है उसके तहत कहा जा रहा है कि इस तरह के एनजीओ जो इस तरह का काम करते हैं, जो बच्चों के संरक्षण का काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या किया जाए, मान्यता दी जाए। ठीक है, अब एनजीओ को जो मान्यता मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट लेवल में फंडिंग का फायदा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात उठाई जा रही है। और कहीं ना कहीं जो एनजीओ के जो सदस्य हैं, अगर वो क्वालिफाइड हैं, मतलब उनके पास इतनी योग्यता है कि वो कहीं ना कहीं जो हमने अभी बात करी थी कि जो अथॉरिटी की हमने बात करी थी, अभी दो अथॉरिटी की बात करी थी मैंने, एक जुवेनाइल वाली, ये वाली देखिए, ये वाली अथॉरिटी, एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाली और एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वाली, ये जो अथॉरिटी है, अगर इनके लिए योग्य है तो इनको मौका देना चाहिए। जो एनजीओ में जिनको पहले ही तजुर्बा है, तो ज्यादातर इन्हीं को जो दो अथॉरिटी बनती हैं हमारी, उनमें मौका देना चाहिए। और ये दो अथॉरिटी कौन सी हैं, ये वाली हैं, देखिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाली और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वाली। आगे बढ़ते हैं। द एक्ट एनविसेज एस्टैब्लिशिंग ऑब्जर्वेशन होम्स एंड स्पेशल होम्स फॉर जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड फॉर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि सिंपल सी, कि जैसे कि जिस बच्चे ने, जिस जुवेनाइल ने, मान लेते हैं अपराध कर दिया है, तो अगर वो सिद्ध हो जाता है कि उसने अपराध किया है, तो उसे जेल ना भेजा जाए, उसको कहाँ भेजा जाए, जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन होम्स होने चाहिए या स्पेशल होम्स होने चाहिए, इस तरह भेजा जाए जिससे कि उसे सुधरने का मौका मिले। देखिए, जेल में भेजेंगे तो क्या होता है, जेल में ऑलरेडी अपराधी होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो, और जब बच्चा ऐसे माहौल में जाएगा तो उसके वहाँ उसमें भी उसके मन में ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा, उसके अंदर जो अपराधी वाली जो एक विशेषता जग रही है, मे बी वो और जग जाए ऐसे माहौल में रह के। इसलिए कोशिश की जाए कि उसको जो स्पेशल होम्स बनाए जाए जुवेनाइल्स को रखने के लिए, उनको वहां रखें। ठीक है, और जो चाइल्ड इन नीड है उसको एक कहीं ना कहीं केयर एंड प्रोटेक्शन वाले घर में रखा जाए। मतलब इसको आपने निचोड़ क्या है, इसका निचोड़ ये है कि चाहे बच्चा ऐसे माहौल में रह रहा है जहां माहौल ठीक नहीं है, जो मैंने बताया था आपको वेश्यावृत्ति वाला, या बच्चा अपराध कर चुका है, अपराधी है, तो दोनों ही बच्चों के लिए अलग अलग कुछ, उनको सुधरने के लिए कुछ सुधार विकास या सुधार घर बनाया जाए। ठीक है, सुधार घर बना जाए, ना कि उन्हें जेल डाला जाए। ये बात इसमें बताई जा रही है। ठीक है, काउंसलिंग की फैसिलिटी दी जाए। इस अधिनियम में ये बात बताई गई है कि काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग आप जानते होंगे, कभी कभी हम अपराध कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है, राइट। खासकर बच्चों में यही होता है, उनको पता ही नहीं होता है वो कर क्या रहे हैं, तो इसीलिए उनको काउंसलिंग करके उनको सुधरने का मौका दिया जाए। ठीक है, तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि जेजे एक्ट जो 2015 का है, वो कहीं ना कहीं सजा देने पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, प्राथमिकता नहीं दे रहा है, बाकायदा ये दे रहा है सुधरने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात है जुवेनाइल की, यानी कि जो व्यक्ति नाबालिग हैं उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 का, ठीक है, ये मैंने हमेशा कहा, आपने वर्ष भी याद रखना है। तो हम बात करेंगे एनटीए की। इसको क्या कहते हैं? एनटीए एक्ट, एनटीए 1919। तो मैं एनटीए बोलूंगा तो समझ जाइएगा मैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट की बात कर रहा हूं। तो नेशनल ट्रस्ट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ये कानूनी निकाय है, यानी कि ये कानून संसद द्वारा बनाया गया है। ठीक है,
ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। ये मंत्रालय हमारी भारत सरकार के अंतर्गत आता है। भारत सरकार मतलब केंद्र की सरकार, ठीक है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी कभी प्री में भी दिखते हैं, राइट। हालांकि प्री तो आप दे चुके हैं, पर आने वाले भविष्य में जैसे ऐसे कुछ आपसे पूछ सकते हैं कि नेशनल ट्रस्ट कहाँ आता है, तो आपने बताना है। इट वॉज सेटअप अंडर द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद, मतलब ये देखिए इतना बड़ा अधिनियम है इसके पीछे। ये अधिनियम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी अभी नोट्स हैं तो ये देख लीजिए, परंतु ये याद रखना जो आज नेशनल ट्रस्ट है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वो अपनी शक्ति कहां से लेता है? किसी अधिनियम से, और ये अधिनियम ये है जो ब्लू में आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि 1999 का अधिनियम के द्वारा ये पावर लेता है। ये देखिए द नेशनल ट्रस्ट, ये जो संस्थान है ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब ये है कि ये क्या करता है कि कहीं ना कहीं दो बुनियादी कर्तव्यों को निभाने की बात करता है। बुनियादी क्यों बोला? क्योंकि बेसिक बुनियादी कर्तव्यों को निभाने की बात करता है। पहला है लीगल, कानूनी, और दूसरा है वेलफेयर यानी कि कल्याणकारी। पहला है कानूनी और दूसरा है कल्याणकारी, वेलफेयर की बात करता है। तो पहला है कानूनी और दूसरा है वेलफेयर। तो यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये बात ज्यादातर किसकी करेगा कि वेलफेयर की, मतलब समाज में कहीं ना कहीं एक समाज कल्याणकारी बने। समाज क्या बने? कल्याणकारी। ये इस तरह का काम करेगा। लेट्स सी इसका उद्देश्य क्या है। टू इनेबल एंड एम्पावर पर्सन विथ डिसएबिलिटी टू लिव as independently and as fully as possible within and close to their community as possible। अब देखो ध्यान से देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बात है, जो नेशनल ट्रस्ट है, जो एक कानूनी निकाय है, वो जो डिसेबिलिटी होती है ना, जैसे लोग विकलांग हो जाते हैं, अब तो विकलांग कहना गलत है, अब हम दिव्यांग कहेंगे। तो क्या होता है ना, दिव्यांग व्यक्ति जो होते हैं वो ऑब्वियसली जो स्वस्थ व्यक्ति है उससे तो कहीं ना कहीं एक शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं पर तो कमजोर होंगे ही, राइट। परंतु यहां पर यह कहा जा रहा है कि उनको आपने एम्पावर करना है, मतलब उनको आपने प्रोत्साहित करना है। उनको कभी भी ये एहसास नहीं दिलाना है कि वो एक कमजोर वर्ग है। उसको ये कहना है कि आप दिव्यांग हैं, राइट। आपका एक अलग कम्युनिटी है, आप अपनी कम्युनिटी में सबसे सक्षम है, राइट। और देखिए यहां पर आगे क्या, टू फैसिलिटेट एंड रियलाइजेशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जैसे आप जानते हैं, आपका अनुच्छेद 16 में आ रहा हूं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सभी को बराबर मौका दिया जाएगा अगर बात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की होगी, यानी कि सरकारी जॉब में सबको बराबर मौका दिया जाएगा। तो यहीं पर यह सिद्धांत है कि अगर कोई दिव्यांग है तो उसको आपने ये नहीं कहना है कि तुम दिव्यांग हो और तुम हमारे बराबर के हो ही नहीं, ऐसा नहीं कहना, यानी कि उनको भी बराबर मौके देने। इसीलिए आप देखते होंगे ज्यादातर जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं वहां पर अलग से सीट रिजर्व होती है फॉर डिसेबिलिटी, राइट। यू नो इट वेरी वेल, आप जानते हैं अच्छी तरह कि ऐसा होता है। अब देखिए जो डिसेबिलिटी है, वो जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है उसके तहत 4 जो विशेषताएं हैं उसको डिसेबिलिटी माना गया है। वो है आपकी ये है ऑटिज्म कहते हैं इसे, आत्म केंद्रित, यानी कि आदमी अपने में ही रहता है। दूसरा है सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें मस्तिष्क यानी कि माइंड से संबंधित कुछ दिक्कतें होती हैं। एक है आपका मेंटल रिटार्डेशन, ये है मानसिक मंदता, यानी कि आप दिमाग से कमजोर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दिमागी कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे हम मानसिक तौर पे सही रहते हैं, पर होता है ना अचानक से रिएक्ट करना, इस तरह की बातें। और मेंटल रिटार्डेशन मतलब होता है कि यहाँ पर आप मानसिक तौर पे कमजोर हैं। जैसे आपने कोई मिल गया देखी होगी, तो ऋतिक रोशन था ना पहले मूवी से पहले, मतलब हाफ पार्ट से पहले, जैसे मेंटली थोड़ा सा कमजोर था ना। तो जिसने नहीं देखी है देख लीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। और मल्टीपल डिसेबिलिटीज यानी कि एकाधिक विकलांगता, यानी कि हाथ ना होना, पाँव ना होना, कुछ दिक्कत होना, आंख का ना होना, इस तरह से, राइट। तो ये कहलाती है आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये 4 जो है ये रखे गए हैं एनटी के अंदर, जो परिभाषित करते हैं कि डिसेबिलिटी क्या है। तो क्या मुझे सर ये अच्छी तरह समझना है? नहीं, आपने बस याद कर लेना है, इसको तो आपने लिखना है, ठीक है। वहां ये थोड़ा दिखाना है, पिक्चर थोड़ा दिखानी है, तो याद कर लीजिए इसको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट है आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का, ठीक है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का, इसको हम देखेंगे कि दिस एक्ट डिफाइंड मेंटल इलनेस, मतलब ये जो अधिनियम है ये परिभाषित करता है
कि जो मेंटल इलनेस होती है वो क्या होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा है वाला एक्ट, जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट वाला था, उसमें भी कुछ इस तरह की बातें थी। मतलब जो डिसेबिलिटी वाला हमने पढ़ा, माफ कीजिएगा, जो डिसेबिलिटी वाला पढ़ा उसमें भी कुछ इस तरह की जो मानसिकता कमजोर है तो वो डील करता है। तो इसमें भी कुछ उस तरह का आपको दिखेगा, जो खासकर ये केवल परिभाषित करता है मेंटल इलनेस को as a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation, memory that grossly impaired judgment, behavior। मतलब आपने कभी देखा जिसको हम एक साधारण तौर पर कहते हैं सनकी आदमी होता है, सनक, एकदम से आदमी गुस्सा हो जाता है और कुछ भी कर सकता है, समाज के लिए वो खतरा भी बन सकता है, राइट, वो किसी को भी मार सकता है, तो जैसे हम कहते हैं बहुत गुस्से वाला व्यक्ति। तो ये जो है ये एक्ट इसी को परिभाषित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। It also provides the right of patients to access facilities that include rehabilitation services in the hospital। तो क्या होता है, कोई इस तरह का व्यक्ति है जो मैंने आपको बताया अभी, जिसको एकदम जो रिएक्ट करता है इस तरह की हरकतें, जिसको थोड़ा मेंटल लेवल की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए इस एक्ट में ये प्रावधान है, कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, अगर वो कोई कुछ नुकसान कर देता है किसी को, तो ऐसे व्यक्ति को जब पकड़ा जाता है तो उसको रिहैब हम जिसे कहते हैं, जिसे हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं, यानी कि सुधार गृह होता है ना, तो वहां पर रखने की बात की गई है कि उनको रिहैबिलिटेशन की सर्विसेज दी जाए इन दी हॉस्पिटल, यानी कि एक हॉस्पिटल में अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाए उनके लिए, और उनको कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग द्वारा रिहैब किया जाए, चाहे उसमें आप मेडिकल फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से, राइट। तो यहां पर ये बताया है। आगे क्या है, इट रेगुलेट्स द रिसर्च ऑफ PMI, पर्सन विद मेंटल इलनेस। क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति इस तरह के लोग जब अपराध की श्रेणी में आप आ जाते हैं अनइंटेंशनली, जानबूझकर तो नहीं आते हैं, कभी अचानक से गुस्से में कुछ हो गया, तो फिर अगर उन्होंने कुछ अपराध कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, सजा तो होती है। तो ऐसे लोगों को फिर मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, और मेंटल हॉस्पिटल में लोग इन पे रिसर्च करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा है तो है। तो रिसर्च के नाम पे कभी कभी ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि इस तरह की डोज का इस्तेमाल कर लिया जाता है। परंतु इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अगर जो PMI होता है, पर्सन विद मेंटल इलनेस जो होता है, उसमें जो रिसर्च की जाती है उसको भी रेगुलेट किया जाएगा। मतलब किस हिसाब की रिसर्च की जाएगी, उसका जो लेवल होगा वो कहां तक होगा, ये सब बातें इस एक्ट के तहत बताई गई है, ठीक, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड नॉट एन ऑफेंस। जैसे ज्यादातर ये आपने सुना ही होगा कि ज्यादातर कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो एक अपराध कर रहा है। अब किस आधार पे कहा जाता है, जैसे आप अनुच्छेद 21 को पढ़िए। अनुच्छेद 21 में परिभाषित है कि आपका जो जीवन है आपसे नहीं छीना जाएगा, ठीक है, परंतु अगर आप अपराध करते हैं तभी आपका जीवन छीना जाएगा। अब मानते हैं कोई व्यक्ति है वो सुसाइड कर लेता है और उसने अपराध नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है अनुच्छेद 21 में कि जब तक आपने अपराध नहीं किया है आपका जीवन नहीं छीना जा सकता। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने अपराध नहीं किया और आप खुद की जान ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस आधार पे आपको क्या कहा जाता था, आप अपराधी हैं, यानी कि सुसाइड क्या है, एक अपराध है। परंतु ये जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, जो इस तरह के लोग हैं अगर ये सुसाइड कर लेते हैं, तो इसको अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। अ पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड will be pre-assumed to be suffering from severe stress and shall not be subjected to any investigation or prosecution। देखिए, इसमें एक प्रश्न आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, सर अगर किसी ने सुसाइड कर लिया है, कोई पागल है, मतलब इसमें गुस्से वाला है, उसने खुद को मार दिया है, अब उस पर क्या कार्रवाई होगी, है ना, तो उसको अपराध घोषित करे या ना करे, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क पड़ता है। किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मानते हैं वो बच गया, मतलब सही टाइम में उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और वो बच गया, अगर ये अपराध की श्रेणी में है तो उस पर फिर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि उसने अपराध किया है। तो यहां पर क्या है, जो मेंटल लेवल के लोग होते हैं, अगर वो अपने आप को सुसाइड करते भी हैं और मानते हैं वो बच गए, इलाज के दौरान वो बच गए, तो उन पे कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलेगा, क्योंकि सुसाइड क्या है, अपराध नहीं है इस अधिनियम के तहत। अब मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे क्या बात है, ठीक। आगे देखते हैं, द एक्ट एनविसेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड द स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। यानी कि ये एक्ट जो है आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 का है, वो बात करता है कि प्राधिकरण बनाए जाएंगे। एक बनाया जाएगा सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, और दूसरा बनाया जाएगा स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि केंद्र स्तर पे बनाया जाएगा और एक राज्य स्तर पे, यानी कि राज्य अपने अपने स्तर पे ये बनाएंगे। ये कहीं ना कहीं अधिनियम में है, इसलिए आप देखिएगा, आप अपने राज्य में जरूर दिखेगा। अगर आप हरियाणा को बिलोंग करते हैं तो चेक करिएगा कि हरियाणा का है या नहीं है, राइट। आप जिस भी राज्य को बिलोंग करते हैं, तो इस अधिनियम मतलब मेंटल
हेल्थ केयर एक्ट के तहत राज्यों की जिम्मेदारी है वो अपने स्तर पर ये जो स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है वो बनाएगा और जो काम करेगा किसके लिए, ये जो जिनको थोड़ा सा मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम रहता है, राइट। तो देखिए इस तरह से आपने इन एक्ट्स को छूना होता है। मैं जानता हूं कि अधिनियम एक कानूनी लैंग्वेज होती है जिसको अगर आपके पास कोई एक्ट है तो सर हम उसको कैसे पढ़ें, क्योंकि हमें तो कानूनी जानकारी है ही नहीं और कानूनी भाषा उतनी क्लियर नहीं होती। तो आपके लिए एक ऑप्शन हम देते हैं, जैसे आपको कोई भी कानून से संबंधित आपको लगता है कि ये कानून हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, 40 शब्द लिखने हैं, राइट। और मैंने क्या बोला, आपको तभी अटेम्प्ट करिएगा जब आपको आता है, नहीं तो नहीं करिएगा। और वर्ष जरूर मेंशन करना होता है, जैसे पॉक्सो 2012 और 2019 में उसमें संशोधन आया है, ठीक है, विधेयक आया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है ये एक्ट में हमें वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर दिएगा एक्ट। तो ये आप जानते ही हैं हम जो कहते हैं वो निभाते हैं। तो आपके लिए हम वो उस संबंधित अधिनियम से उस संबंधित अधिनियम पे वीडियो बनाएंगे, राइट। तो आइए जो मेन बात है उसको समझ लेते हैं। जो आपको पता ही है कि बहुत जल्द आपका मेंस नजदीक आ रहा है, कुछ ही समय रह गया है। तो आपको पता है आपके 3 पेपर होने हैं और होने तो 4 हैं, ऑप्शनल को मैं हटा दूं तो 3 पेपर्स का हमारे पास ऑप्शन है, आप जानते हैं। तो ये जो तीनों पेपर हैं जिसमें हिंदी की टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज है और जीएस है, ये आपको मात्र 6,999 की पड़ेगी मात्र। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं, केवल प्रीमियम लेक्चर सुनना चाहते हैं और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो मात्र 6,999, राइट। क्योंकि देखिए इसमें फायदा क्या होता है कि फटाफट आपके पास स्पीड कंट्रोल होती है। तो अगर आपको लगता है कोई टीचर स्लो पढ़ाता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी का रिवीजन फटाफट कर सकते हैं, राइट। ये फायदा होता है कोर्स परचेस करने का कि कंट्रोलिंग आपके पास है। लाइव में थोड़ी सी समस्या क्या होती है कि मान लीजिए आप ऑफलाइन हमसे क्लास ले रहे हैं तो आप मेरा कोई उस समय कोई बटन सेट नहीं कर सकते, राइट। तो ऑनलाइन का यहाँ ये फायदा होता है। और अगर आप पूरा का पूरा कोर्स लेते हैं, हमारा पूरा का पूरा बंडल लेते हैं तो ये मात्र आपको पड़ेगा 9,999। देखिए आजकल तो मोबाइल भी कितने महंगे आते हैं, तो ये भी हमने आपको ऑफर दिया है। और इस तरह से हम आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा कराते हैं, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आपको सब हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता है, इस साइड हिंदी और इंग्लिश। और यहाँ पर आपने स्टार्टिंग देखा होगा मैक्स और मैम का वीडियो, तो ये देखिए उनका रिमार्क है, ये हम क्यों दिखाते हैं आपको, ये ऑथेंटिसिटी जो हम प्रयास करते हैं वो आपको दिखाते हैं, राइट। और रिसेंटली आपने देखा होगा हमारी जो गोयला क्लासेस का जो चैनल है यूट्यूब का, वहाँ पर आपने देखा होगा हमने एक जो हमारे द्वारा IPS नियुक्त हुए थे उनका हमने इंटरव्यू भी डाला, राइट। तो आप चेक कर सकते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर देखिए ये गोयला क्लासेस की कॉपी है। ऐसे हम आप मीन्स राइटिंग करते हैं तो हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए जो मोहित राठी जी हैं इनको मार्क्स दिए गए हैं 72 आउट ऑफ 100, यानी कि 70% मार्क्स दिए हैं, यानी कि 30% काटे हैं। देखिए कॉपी चेकिंग का लेवल देखिए, 70% इन्हें मिला है, 30% काटा है। आज भी फिर भी देखिए इनका सिलेक्शन कहाँ हो गया, AETO में। तो इस तरह की मार्किंग की जाती है जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए और तैयारी बेहतर करें, जिससे कि सिलेक्शन उनका निश्चित हो पाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये मेरा जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रश्न होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।